अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस को कलअदम करार देने और जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना की जायदादों का मामला FBI को भिजवाने पर केस के फरीकैन इसे अपनी अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। हुकूमत जिसका रेफरेंस कल सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, वो इसके बावजूद अदालती फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की कानूनी टीम जो अदालती फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रही थी, अब इनकी जानिब से फैसले पर कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और अब वो कानूनी माहिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं जो खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। कल शाम जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सदाती रेफरेंस को कलअदम करार दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई समेत काउंसिल का शो कॉज नोटिस खारिज करने का फैसला सुनाया था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने भी मीडिया से गुफ्तगू में फैसले को अपनी कामयाबी करार देते हुए इस पर इत्मीनान का इजहार किया था और इसी तरह सीनियर वकील रहनुमा हामिद खान ने भी अदालती फैसले को वकला, अदलिया और कानून की हुक्मरानी की फतह करार दिया था। पहले दिन से कहते थे कि रेफरेंस गैर आईनी है, आज अदालत उज़्मा ने कह दिया है शो कॉज प्रोसीडिंग्स, शो कॉज नोटिस क्वॉश हो गया और SG से की प्रोसीडिंग्स क्वॉश हो गई। अल्लाह का शुक्र है। ये एक दफ़ा फिर अदलिया की आज़ादी की फतह है, एक दफ़ा फिर ये आइन की सरबलंदी की फतह है। तमाम तब आर्गूमेंट हमारे एक्सेप्ट हुए हैं, जिसमें बेला फाइडे भी था, जिसमें प्री मैच्योर होना भी था, जिसमें प्रेसिडेंट लेक ऑफ एविडेंस भी था, करना नहीं था, लेक ऑफ एविडेंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का बाइंडिंग नहीं होना था। ये सारे कानूनी पॉइंट्स पर भी और जो हमारे फैक्चुअल पॉइंट्स थे जिसमें कि बैलेंस है, डिटेल तो जजमेंट में आएंगे, मजीद डिटेल में आएगा, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे सारे पॉइंट्स जो हमने पेश किए थे वो सारे एक्सेप्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हामिद खान फैसले को अपनी फतह करार दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हुकूमत भी अदालती फैसले को अपनी फतह करार दे रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले बैरिस्टर फरोग नसीम ने कल दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में अदालती फैसले को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि वैसे तो ये किसी की हार या जीत का मामला नहीं था, मगर टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए तो इस केस में उनकी जीत हुई है। बैरिस्टर फरोग नसीम फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे केस के दूसरे फरीकैन इसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। मगर जहां एक तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक और इस केस में दीगर पिटिशनर्स ने फैसले पर इजहार इत्मीनान किया है, वहीं अब कुछ कानूनी माहिरीन इस फैसले के एक हिस्से पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बाबर सत्तार, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के लीगल टीम का हिस्सा भी रहे थे, उन्होंने अदालती फैसले के पैरा नंबर 9 पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला FBI को भेजकर हुकूमत को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाने का एक और मौका फराहम कर दिया है। यहाँ पे जो मायूसकुन बात है इस ऑर्डर की, ये तो बिल्कुल जायज बात है कि कलअदम करार दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने बनाया उनके ऊपर कोई जिक्र नहीं है। दूसरी मायूसकुन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब FBI को डायरेक्ट कर दिया कि आप एक फैसला कीजिए। यानी एक तरह से हुकूमत को बज़ाहिर लगता है कि एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक ऐसी हुकूमत को जिसने मैलाफीडीज के बेसिस के ऊपर अपना पहला रेफरेंस बनाया कि आपको हम एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप दोबारा से एक कोशिश कर देखिए कि अगर आप अपने पिछले केस पे कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज। मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूं। इसमें हमें नजर आना चाहिए था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अगर मैलिस के बेसिस के ऊपर कोई चीज हुई तो जिन लोगों ने की उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस निकलने चाहिए थे और ये चीज आज खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि ये अभी भी हुकूमत के पास मजीद इस प्रोसेस को अब्यूज करने की अपॉर्चुनिटी है, जो मायूसकुन है। फिर FBI के कानून के नीचे एक लिमिटेशन पीरियड है कि आप मेरे से, आपसे कोई टैक्स वाला बंदा 5 साल से पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं सीख कर सकता। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की जो 2004 में बनी, जो 2011 में बनी, उनका रिकॉर्ड निकालना, खुद जिन लोगों की वो प्रॉपर्टी थी मिसेस की, उन्होंने अदालत को बताया कि इतना मुश्किल है इस वक्त जाके, क्योंकि हमारे बैंक भी 10 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं रखते। तो FBI के पास कोई लीगल इख्तियार अब नहीं था या नहीं है कि वो ये सवालात पूछ सके मिसेस फाइज ईसा से, अनलेस के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ना लिख देती, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया, तो एक दरवाजा FBI के लिए खुल गया।
दूसरा बुनियादी इशू ये नजर आता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार जजेस के ऊपर है। वो जुडिशल मिसकॉन्डक्ट को देखते हैं, वो देखते हैं कि जज ने क्या गलती की। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार है कि वो किसी भी चीज को कंप्लेंट को देख सकती है, तो इसे खुला छोड़ सकते थे। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पाबंद कर देना कि एफबीआर एक रिपोर्ट रखेगी चीफ जस्टिस साहब के सामने और वो उसे लेके जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये मुझे चीज प्रॉब्लमेटिक नजर आती है। सीनियर वकील बाबर सत्तार प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा में अदालती फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, जबकि उन्होंने कल रात अपनी ट्वीट्स में भी इस फैसले के पैरा नंबर 9 पर अपनी मायूसी का इजहार करते हुए लिखा कि बदकिस्मती से इस फैसले में जश्न मनाने की कोई वजह नहीं है। बाबर सत्तार ने लिखा कि किस कानून के तहत एक जज की अहलिया के टैक्स मामलात को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उठाया जाएगा जबकि काउंसिल को इसका इख्तियार नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि एक तरफ तो अदालत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म कर दी है, मगर दूसरी तरफ यह बात भी तय है कि अगले 75 रोज में एक और कंप्लेंट जस्टिस काजी फाइज ईसा का इंतजार कर रही है और 100 रोज बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा को हर सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सामना करना होगा। बाबर सत्तार के अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ नंबर 9 पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने का इशारा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले का पैरा नंबर 9 कहता है कि चेयरमैन एफबीआर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना से मुतल्लिक होने वाली कार्रवाई पर तफसीली रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखेंगे और फिर काउंसिल को अगर ये लगेगा कि इस मामले का दरख्वास्त गुजार यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से कोई ताल्लुक है, तो फिर काउंसिल इनके खिलाफ किसी भी किस्म की एक्शन, ऑर्डर या कार्रवाई करने का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट के इस मुख्तसर फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस तो कलअदम करार दे दिया गया है, मगर इनके लिए यह मामला अभी तक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है और हुकूमत जिसको इस केस में बजायर नाकामी का सामना करना पड़ा है, मगर इसके बावजूद हुकूमत इस अदालती फैसले को अपनी कामयाबी करार दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मजीद तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब और इसके अलावा हमारे साथ होंगे साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कामरान मुर्तज़ा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और बैरिस्टर अली जफर साहब भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, कल तक तो हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वकला हो, वो आकर इस फैसले की बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, खुशी भी मना रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी इशारा दिया गया है कि वो पैरा नंबर 9 से मुतमईन नहीं है और शायद नजरसानी में जाएं इस फैसले पर। ये क्या हुआ है? पहले वो कह रहे थे कि फैसले से मुतमईन है, हमारी तमाम कानूनी निकात को सुन लिया गया है, मान लिया गया है, अब वो मुतमईन नहीं नजर आ रहे इस फैसले से। पहले तो मैं इस बात पे माफ़ी मांगूंगा कि इस फैसले को पढ़े बगैर मेरे जैसे बहुत से साथियों ने एक दूसरे से सुना के बहुत से तबसरे किए और वो तबसरे गलत थे और हमने ये समझा कि ये बदनीयती वाली बात हमने जो कर दी कि ये बदनीयती की बिना पे क्वाश हो गया है। हमने ये बात कह दी कि जो हमारी तमाम तर रिक्वेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट हो गई है, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये भी अब ये जो सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है सिर्फ पैरा 9 पे हैं, नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो 4 पैराज पे हैं। आप इसकी जो है ना वो ज़रा फैसला अगर आप सामने रख लीजिएगा, इसकी जो पहला पैरा है, इसकी जो ओपनिंग है, सब्जेक्ट टू व्हाट इज स्टेटेड बिलो, यानी ये जो पहला पैरा है, ये जो डेक्लेरेशन दिया है उन्होंने जो क्वाश किया है, सब्जेक्ट टू व्हाट इज स्टेटेड बिलो, ये मशरूत है, कंडीशनल है। तो जो कुछ इसके बाद जो कुछ कहा गया है ये उससे मशरूत है। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद 3 पैरा एटलीस्ट जो है ना वो जो है वो बड़े डैमेजिंग है, 9, 10 और 11, जिसमें एक तरफ तो देखिए हम गए थे इसमें जो हम पाकिस्तान बार काउंसिल ख़ुद भी इसमें पिटिशनर थी, उसमें एक पिटिशन हम भी लेके गए थे। तो उस पिटिशन में हमारा केस ये था कि काउंसिल के पास आर्टिकल 209 का जो फोरम है, इसके पास जो है ना ये मैटर प्रोसीड नहीं कर सकता, ये बदनीयती पे मबनी है। अब होना तो ये चाहिए था, या हमारी पिटिशन एक्सेप्ट हो जाती या डिसमिस हो जाती। अगर एक्सेप्ट हो जाती तो क्वाश हो जाता सारे का सारा मामला, और अगर डिसमिस हो जाती तो फिर उसके बाद वो प्रोसीड करते और वो रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट का वो डिफेक्टिव रेफरेंस जो है वो प्रोसीड करता। अब हुआ ये है कि इसको तो उन्होंने कह दिया कि जी ये इस पे मेलाफाइडी का लफ्ज़, मैं फिर कहूँगा कि मेलाफाइडी का लफ्ज़ जो है ना वो हमने शायद हमारी ख्वाहिशात थी या हमारे दोस्तों की, लेकिन वो इस ऑर्डर में नहीं है। मेलाफाइडी का
नहीं है, कतन नहीं है। और उसके साथ ये पहला पैरा भी मशरूत है, 9, 10, 11 यानी जो कुछ उसके नीचे लिखा गया है उसके साथ मशरूत है। फिर 9 में जो है ना उन्होंने एक मैकेनिज्म दे दिया, मैकेनिज्म देने के बाद जो है उसके साथ शेड्यूल दे दिया कि ये काम होगा, ये मैकेनिज्म। इसमें कामरान साहब मुझे बताइएगा, एतराज इस बात पर भी है कि उनके जो अहले खाना है उनका मामला FBI पर भेजा है, या एतराज इस बात पर है कि अगर FBI के ऑर्डर में कोई ऐसी बात निकलती है जिसको मुंसलिक किया जा सकता है जस्टिस काजी फाइज ईसा से, तो वो मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सुपुर्द हो जाएगा, उस हिस्से से एतराज है? देखिए वो इन एनी केस जो कुछ मटेरियल जो है वो FBI के सामने आएगा वो उन्होंने प्लेस करना है बिफोर द काउंसिल, 209 वाले फोरम के सामने प्लेस करना है। यानी अब इसका जो वो एक प्रैक्टिकल रिजल्ट ये निकलेगा कि गवर्नमेंट से जो कमी जो खामी, मैं एक आम उसमें बात कर रहा हूँ कि जो कमी और जो खामी रह गई थी गवर्नमेंट से पहला रेफरेंस बनाते हुए, वो अब वो FBI के पास जाके वो सारी कमियां खामियां पूरी करके और वो सारा मटेरियल जब प्लेस हो जाएगा तो फिर जो है ना वो आप इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो समझ सकते हैं, या जो भी ट्रायल का काम करता है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ सकता है। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी और तफसील में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसकी तफसील में जाऊंगा कामरान साहब, लेकिन मुझे जरा दूसरे पैनल से भी इस पर राय ले लेने दीजिए। इरफान कादिर साहब, आर यू सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज्ड हैं कि हुकूमत इससे ज्यादा मुतमईन नजर आ रही है और जो पिटिशनर्स थे जिनके लिए बज़ाहिर ये एक विक्ट्री नजर आ रही थी वो अब उनके खदशात भी हैं, उनको एतराजात भी इसमें नजर आ रहे हैं? आर यू सरप्राइज्ड? जी, कमरान मुर्तजा साहब ने जो अभी तजिया पेश किया है, उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ बयान किया वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमीडिएट जो इम्प्रेशन था वो तो यही था कि रेफरेंस क्वॉश हो गया और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस दिया था वो अबेट हो गया, और इनका कमरान मुर्तजा साहब का और जो दूसरे हमारे काजी फाइज ईसा साहब हैं और पिटिशनर्स जितने भी थे उनका इनसार इफ्तिखार चौधरी साहब की जजमेंट पे था, जिसमें कि ये होल्ड कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई चीज़ मेलाफाइडी हो या बदनीयती पे मबनी हो तो उसको ये स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बेंच स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो ये मौक़िफ़ था, लेकिन चूंकि उस वक्त इन्होंने बड़ा कैंडिडली ये बात ठीक इन्होंने कही है कि इनको यही इंप्रेशन मिला कि, और ये बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि रेफरेंस को क्वॉश कर दिया, क्योंकि रेफरेंस जो है आर्टिकल 211 के नीचे तो इफ्तिखार चौधरी का केस भी मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि वो फैसला गलत था बिल्कुल, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ। लेकिन बाहर कैप कमरान मुर्तजा साहब ने जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया मैं बिल्कुल उसकी कदर करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की साइड से जो बातें की गई थी वहाँ पे वो जो चाहते थे वो मिनोअन तस्लीम हो गया पैराग्राफ नंबर 9 में। अब इमीडिएट रिएक्शन ये हुआ कि हुकूमत ने भी विक्ट्री का ऐलान कर दिया थोड़ी देर के बाद, लेकिन और जो कमरान मुर्तजा साहब की और जो काजी फाइज ईसा साहब की साइड थी उन्होंने भी विक्ट्री का ऐलान कर दिया, तो एक खुशी की लहर दौड़ गई सारे मुल्क में कि सारे ही जीत गए हैं। तो मैं सोच में पड़ गया उसके बाद कि अगर सारे ही जीत गए हैं तो क्या आइन हार गया। तो ये अब एक बड़ी अजीबोगरीब चीज थी, क्योंकि मैंने ये लफ्ज क्यों कहा कि आइन हार गया, क्योंकि हुकूमत तो जो चाहती थी वो रेफरेंस तो न सिर्फ वहीं का वही रहा बल्कि एक और प्रोसीडिंग्स उनकी फैमिली के खिलाफ शुरू हो गई और वो FBR की थी। लेकिन मैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अपने आप को डिटैच करूंगा हुकूमत से और वकला से और सबसे, और मैं प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखते हुए कहूंगा, मसलन 211 में बिल्कुल साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ही इदारा है, वो ही इस पे जो भी फैसला कर सकता है, जो भी इंक्वायरी करेगा उस पे कोई अदालत जो है उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, और ये दो टोक अल्फाज दिया। मतलब ये तो हुकूमत का मौक़िफ़ ही था ना कि एक शोकॉज नोटिस अगर इशू हो चुका है तो फिर वो 211 में आ जाता है मामला। शहजाद साहब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये किसी स्टैट्यूट की आउस्टर क्लॉज नहीं है, ये आउस्टर क्लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये वो फोरम है जो कि पाकिस्तान के तमाम जजेस को कोड ऑफ कॉन्डक्ट इशू करता है। फिर वहां पे ये बातें शुरू हो गई, हेयर स्प्लिटिंग शुरू हो गई कि वजीर आजम मशवरा देंगे या सदर का काम है कि डायरेक्टली 48(2) में इसको एंटरटेन करे, ये हेयर स्प्लिटिंग शुरू हो गई। किसी ने उनको पिन पॉइंट नहीं किया कि आर्टिकल 48(4) के तहत सदर को वजीर आजम क्या एडवाइस देते हैं क्या नहीं देते, उनकी आपस में क्या मशावरत होती है, उस पर कोई अदालत नहीं जा सकती, अदालत वहां भी चली गई। उसके बाद कमरान मुर्तजा साहब का जो इस वक्त इनकी जो रिजर्वेशन है वो ये है कि हमारे पास जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे भी डिपार्चर किया।
हाँ, आपके पास जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं बिल्कुल उनसे भी डिपार्चर हुआ, क्योंकि वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो तो ऐसे अजीबोगरीब जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं कि मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि उनको तो सबको रिविजिट करने की जरूरत है। मुझे जो अब खदशा लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये ऐसा रिगमरोल बन रहा है कि अगर इन्होंने भी चैलेंज कर दिया, रिव्यू फाइल कर दिया और दूसरी साइड से भी रिव्यू फाइल हो गया, तो इसमें इतने सुकम है, ऑन आइदर साइड इतने सुकम है कि ये 10 जजेस जो हैं इसको रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। और सही इरफान खान साहब, मैं अली जफर साहब को भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू लूं। जी जी, कि जब भी ये जजेस के मामले आते हैं, जब भी हमारी बार काउंसिल्स बीच में आती हैं, तो हमारी बार काउंसिल्स वो हैं जिन्होंने इस मौजूदा अदलिया को खड़ा किया। अगर ये बार काउंसिल्स ना होती तो सियासतदानों ने तो इनको बहाल करने की भी तकलीफ गवारा नहीं की थी और कोई कानून साजी नहीं की थी। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमें हम एक नई अदलिया की तश्कील नौ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन से जब हट जाएंगे तो हम स्पेस में गुम हो जाएंगे, और वहां पे आपको पता है कि फिर वो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो फिर जब आ जाता है तो फिर तो यानी लिमिटलेस आप पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन हुकूमत ने ये तो कह दिया है कि वो इसके रिव्यू में नहीं जाएंगे। अली जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अली जफर साहब, कल फरूक नसीम साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि हम इस केस से मुतमईन हैं और मामला FBI को भेज दिया गया है। अगर मुतमईन है वो इस बात पर कि इनके अहले खाना, जस्टिस फाइज ईसा के अहले खाना का मामला FBI पर भेज दिया गया है, तो ये काम हुकूमत क्या पहले नहीं कर सकती थी? जब उनके पास कंप्लेन आई, या तो कंप्लेनेंट को कह देते कि आप खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले जाएं, या पहले ही तहकीकात करवा लेते कि उनके अहले खाना का FBI से ये क्या मामला है, वहां पे ये मैटर रिजॉल्व करा लेते। इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने की? जी देखिए, मेरा शहजाद साहब इस जजमेंट के बारे में और आपका जो सवाल है उसके बारे में एनालिसिस ये है कि गवर्नमेंट का केस ये था कि एक प्रॉपर्टीज हैं जस्टिस फाइजा साहब की, और ये रेफरेंस जो है जो उन्होंने फाइल किया ये दुरुस्त रेफरेंस है, और उसकी रेफरेंस की जो मेन प्रेयर थी वो ये थी कि काजी फाइजा साहब को रिमूव किया जाए जजशिप से। ये हुकूमत का मौकफ था और यही मौकफ प्रेजेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के 10 मेंबर बेंच के सामने के रेफरेंस वैलिड है। काजी फाइजा साहब का और उनके वकीलों का जो मौकफ था और जो बार काउंसिल का मौकफ था वो ये था कि नहीं, ये रेफरेंस जो है इसमें कानूनी गलतियां हैं, इसलिए ये रेफरेंस वैलिड नहीं है, इसको कलअदम करार दिया जाए। तो अदालत ने 10 मेंबर बेंच ने इस हद तक तो बात मान ली और कहा कि ये रेफरेंस जो था ये इसमें कोई कानूनी ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से हम इसको कलअदम करार देते हैं। अब वो कानूनी गलतियां क्या थी वो डिटेल्ड ऑर्डर में आएगी बात। वो जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उसमें वजाहत की जाएगी कि वो क्या चीजें थी। वो तो उसकी तशरीह तो मेरे ख्याल से अब सामने आ चुकी है, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं कि हुकूमत अगर मुतमईन है कि मामला उनके अहले खाना का FBI के पास चला गया है, तो जब कंप्लेन आई थी तो उसी वक्त वो मामला FBI को रेफर कर देते, पता चल जाता कि ये असासे उनकी वाइफ के हैं, उनकी वाइफ ने कैसे बनाए, उनको फौरी तौर पे उन असासों को जो है मुंसलिक कर दिया गया, जज साहब के साथ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चले गए। क्या हुकूमत ने वहां पे जल्दबाजी नहीं की थी अगर FBI ही उनको लगता है कि अब राइट फोरम है? शहजाद साहब, हो सकता है जैसा मैंने कहा कि रेफरेंस में उन्होंने जो कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई वजूहात थी, कोई गलतियां थी। हो सकता है जिस गलती की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, जब डिटेल जजमेंट आए तो शायद यही कहा जाए कि पहले FBI के पास जाना चाहिए था, फिर रेफरेंस को फाइल करना चाहिए था। सही। कल बाबर सत्तार साहब ने, अली जफर साहब, बाबर सत्तार साहब ने ये नुकता कल उठाया था कि किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं नजर आए। अगर डिटेल जजमेंट में आता है कि कोई मैलिस थी या कोई और बदनीयती थी, तो क्या आपके ख्याल में रेफरेंस बनाने वालों पर किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए? देखिए, वो तो जब आएगी बात, लेकिन मैं दूसरी बात एक और क्लियर कर दूं, जब रीजन आएंगे तो उस वक्त हम ये डिस्कस कर सकेंगे कि क्या रीजन है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि पहले चूंकि FBI के पास जाना चाहिए था, मामला FBI के पास नहीं गया, इसलिए हम रेफरेंस को कलअदम करार देते हैं, या कोई और वजह हो सकता है, मेलाफाइडे की वजह बताई जाए, फिर उस वक्त देखेंगे कि क्या वजह है और उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो भी बड़ा अहम है, और वो ये है कि अदालत ने FBI के पास जो वाइफ है जस्टिस काजी फाइजा की, उनको केस भेजा है कि ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, इसका सोर्स आप बताएं। अब ये FBI एक नया, मेरे मुताबिक एक नया मैकेनिज्म कोर्ट ने बना लिया है, और ये जो चैलेंज होता है
अकाउंटेबिलिटी होती है जजेस की, उसको तब्दील किया है थोड़ा उसका प्रोसेस, क्योंकि आइन तो ये कहता है कि आप रेफरेंस फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, हुकूमत भी कर सकती है, लेकिन इस बार अदालत ने ये कहा है इस ऑर्डर के जरिए कि नहीं, हुकूमत डायरेक्टली नहीं कर सकती, ये एफबीआर की रिपोर्ट फाइल होगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी कि हमने रेफरेंस बनाना है इसका कि नहीं। सही। तो इसमें कामरान साहब ये भी फरमाइएगा कि मिसेस फाइज ईसा जब अदालत के सामने वीडियो लिंक के जरिए आई, उन्होंने अपना पूरा मनी ट्रेल वहां पे बताया, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता है तो किसी ना किसी फोरम पे जो भी उनके पास दस्तावेजात थे उसको चेक तो होना है। तो क्या ये जरूरी था कि मामला उस हद तक कम से कम एफबीआर के पास भेजा जाता, और इस बात से आप मुतमईन है कि नहीं? जी बिल्कुल मुतमईन है, मेरा ख्याल है कामरान साहब दुरुस्त बात की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मेरे मुताबिक एक मिनट जी कामरान साहब पहले आप जिक्र कर दीजिए जी। हाँ, उसमें ऐसा है कि जो ये स्टेटमेंट थी इसकी इजाज़त मिल गई, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन नहीं किया किसी भी हुकूमती वकील ने, और जिस चीज़ को क्वेश्चन न किया जाए इसका मतलब है कि उसको एडमिट कर लिया। तो ये स्टेटमेंट, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रेफ़र की थी वो एडमिट हो गई। इसके ऊपर इवन जो है ना वो हमारे एक इम्प्रेशन था कि बेंच ने भी जो है वो तसल्ली का इजहार किया था। अब मसला यहाँ पे ये है कि दो मसाइल इसमें आएंगे। अगर ये सिर्फ काजी फाइज ईसा की वाइफ की हद तक जो है ना ये मामला एफबीआर को भेजा जाए तो वो मियाद जो कि हुकूमत से गुजर गई है, जो डॉक्यूमेंट्स को या इस मामले को एग्जामिन करने की थी, वो आपने किस तरह से कंडोन कर दी एक। और अगर इसको लिंक कर दिया काजी फाइज के मामले के साथ, तो दस्तूर में आर्टिकल 209 में ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप जो है ना ये जज का मामला जो है एफबीआर इंक्वायर करेगा, या उससे मामला जो रिलेटेड होगा वो एफबीआर इंक्वायर करके फिर उसके बाद जो है ना वो काउंसिल के पास जो है ना भिजवाएगा और फिर काउंसिल उसके ऊपर माइंड अप्लाई करेगी। तो ये एक नया जूरिस्प्रूडेंस जो है ना यहाँ पे ये इवॉल्व हो गया है। वो इस जूरिस्प्रूडेंस जो हम जो समझ रहे हैं कि ये दस्तूर में जो है ना इस बात की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाना रिव्यू में जरूरी है। इसमें कामरान साहब ठीक है, 10 और 11 जो 11 नुक्ता है, पैरा 11 है, उसको भी जरा बात कर ले, क्योंकि एक तो ये कहा गया है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके तहत जो भी अपील का हक है वो तो उनको मिलेगा, लेकिन उस अपील में वक्त भी लग सकता है। और साइमल्टेनियसली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर वो समझा जाता है कि इन एसेट्स को मुंसलिक किया जा सकता है जस्टिस फाइज ईसा की से, तो फिर वो कार्रवाई भी साथ साथ चलेगी। ये कैसे होगा? ये मुमकिन नहीं है। देखिए, एक अगर उनको अपील का हक मिलेगा तो एट द सेम टाइम जो है ना वो मामला जो है ना एक सर्टन पीरियड में काउंसिल के सामने आ गया, और जब काउंसिल के सामने आ गया है, कोई चीज़ आ गई है, तो वो उस पर माइंड अप्लाई करेंगे। जब माइंड अप्लाई करेंगे तो उन्होंने कागजेंस ले लिया। जब इतना बड़ा फोरम जब कागजेंस ले लेगा और काजी फाइज की हद तक, तो वो अपील जो है ना अपील की कार्रवाई तो खुद ब खुद रुक जाएगी। या अगर वो कहें कि ये पहले चलाओ तो उसके साथ जो है ना उसके साथ टाइम फ्रेम तय करेंगे। तो ये मामला जो है ना मजीद पेचीदा हो गया है। इसमें नई चीज़ें आ गई हैं, और वो नई चीज़ें जो आई हैं वो कम से कम इससे पहले जो है ना जो पहले वाला जूरिस्प्रूडेंस था उसमें मौजूद नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है जो कुछ हुआ। सही। इसमें अली ज़फ़र साहब ये भी फरमाइएगा, क्योंकि जो पिटिशन थी काजी फाइज ईसा साहब की, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, वो तो थी है कि बदनीयती पे केस बनाया है। अब मामला जब रेफर कर दिया है एफबीआर को, तो एक ये भी सामने से खदशात आ रहे हैं कि एफबीआर तो कंट्रोल में है हुकूमत के, किस किस्म का केस बनाते हैं, वो क्या करते हैं, इस पर तो पहले ही पिटिशनर के डाउट्स थे। उन्होंने अदालत में भी जो आके अपनी बात की थी तो वहां पे भी उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ की बड़ी तजलील हुई है एफबीआर की तरफ से। तो ये तो उनका तो एतमाद ही नहीं है कि एफबीआर जो है वो बगैर किसी दबाव और असर रसूख के काम कर सकेगा। जी देखें, एफबीआर की रिपोर्ट इतनी रेलेवेंट नहीं है। एफबीआर जो मर्जी कहता रहे, सवाल ये होगा कि उन्होंने एविडेंस क्या कलेक्ट किया है, यानी क्या शहादत है जिसके बेस पे एफबीआर रिपोर्ट बनाएगी। वो जो शहादत है, जो एविडेंस है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा पहले, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी कि क्या वो एविडेंस है ऐसी जिसके तहत हम रेफरेंस फाइल कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक तरह से जज साहब की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक और ब्रेक लगाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी कि रेफरेंस फाइल करना है कि नहीं। एफबीआर जो मर्जी कहती रहे, एफबीआर का काम है
एविडेंस जैसे एक मिसाल दी थी बाबर सत्तार साहब ने अपने ट्वीट में कि 6 लाख पाउंड की मनी ट्रेल का मामला है, उसमें से अगर $100 पाउंड भी उसकी मनी ट्रेल नहीं मिली तो मुमकिन है कि वो डाल दिया जाए कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उनको पैसे दिए थे जिसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो 100 पाउंड पे भी अगर केस बनाना चाहे तो एफबीआर इस किस्म का केस बना सकता है। यार देखें, फिर से क्लैरिटी मैं कर दूं आपको, एफबीआर केस नहीं बना सकती। एफबीआर ने सिर्फ रिपोर्ट फाइल करनी है एविडेंस कलेक्ट करके, और वो टैक्स के मामले की एविडेंस कलेक्ट करेगी, सोर्स ऑफ फंड की सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करेगी, और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने रख देगी। फिर ये फैसला कि 100 पाउंड है कम या 200 पाउंड कम है या 500 पाउंड कम है या 1 लाख पाउंड कम है, ये फैसला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल करेगी, और वो एविडेंस देख के फैसला करेगी कि हमने आगे सो मोटो। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अफगान अमन अमल आहिस्ता आहिस्ता पहले मरहले से दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहा है। जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान में कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है। अफगान सदर ने बताया है कि बकिया कैदी भी जल्द रिहा कर दिए जाएंगे, और दूसरी तरफ अफगान तालिबान का भी कहना है कि जैसे ही कैदियों की रिहाई मुकम्मल हो जाएगी, अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका ने भी इस मुआहदे के मुताबिक अमरीकी फौजियों की तादाद में कमी करना शुरू कर दी है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अफगानिस्तान अमन अमल में पेशरफ्त हो सकेगी। 29 फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और अमेरिका में तारीखी अमन मुआहदा तय पाया था, जिसमें अमेरिका, अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान 4 नुकात तय पाए थे, जिनमें मुकम्मल जंग बंदी, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला और कैदियों की रिहाई जैसे अहम नुकात शामिल थे। मुआहदे के मुताबिक फरीकैन ने जंग बंदी पर अमल करना था, लेकिन दोनों फरीकों की तरफ से जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन इस दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुआहदे के मुताबिक पहले मरहले में 135 रोज के अंदर अमेरिका फौजी एहलकारों की तादाद को 8600 तक लाएगा, और फिर 14 माह के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखला कर लेगा। कल अमेरिकी कमांडर फ्रैंक मैकेंजी का कहना था कि अमेरिका ने मुआहदे का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, और 135 दिनों के अंदर अमेरिका ने अफगानिस्तान में फौजी एहलकारों की तादाद कम करके 8600 कर दी है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान अमल में अहम किरदार रहा है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन के दरमियान सहूलतकार का एक मौसर किरदार अदा किया है, जिसका एतराफ़ खुद अमेरिका भी करता रहा है। इस सिलसिले में हाल ही में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी मोहम्मद सादिक की कतर में अफगान तालिबान के रहनुमा अब्दुल गनी बरादर समेत दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई थी। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी इस मुलाकात की तस्दीक की है और बताया है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी मोहम्मद सादिक ने 16 और 17 जून को दोहा का दौरा किया था, और इस दौरे में अफगान तालिबान के रहनुमाओं से मुलाकातें हुई और अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के लिए जारी अमल पर बातचीत हुई। दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद सादिक का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम और मुफाहमत के लिए बतौर सहूलतकार अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस हवाले से नुमाइंदे खसूसी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हालिया दौरे को भी निहायती मौसर करार देते हुए इसे पाकिस्तान की कोशिशों में अहम पेशरफ्त करार दिया था। अफगान तालिबान और अमेरिका में एक अरसे से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, लेकिन 29 फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। अमेरिका और तालिबान में होने वाले अमन मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले के आगाज से पहले अफगान हुकूमत और तालिबान को कैदियों को रिहा करना था, जिसके बाद ही अमन मुआहदे के दूसरे मरहले यानी कि बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुआहदे के चंद रोज बाद ही अफगान सदर का कहना था कि उन्होंने 5000 अफगान तालिबान रिहा करने का कोई वादा नहीं किया है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत में अफगान मुआहदे को लेकर आगे बढ़ने पर तनाज़ात बरकरार थे। लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद 24 मई को अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान के 2000 कैदियों को रिहा कर दिया था, और हाल ही में अफगान सदर ने बकाया 2000 कैदियों की जल्द रिहाई का इंदिया भी दे दिया है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान की तरफ से भी कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी है। अफगान तालिबान के तर्जमान सोहेल शाहीन ने अपने ट्वीट में यह बताया है कि दोहा मुआहदे के मुताबिक 5000 कैदी रिहा हो जाएंगे और एक हफ्ते के अंदर बैनुल अफगान मुज़ाकरात का दौर शुरू हो जाएगा।
जिससे लगता है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए अहम और पेचीदा मरहला जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन ये मुज़ाकरात कहाँ और किस मुल्क में होंगे, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। अफगान अमन अमल की हालिया पेशरफ्त पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुआहिदा था उसमें 2-3 बड़े अहम नुकात थे, जिसमें यह था कि जंग बंदी भी की जाएगी, लेकिन उसकी हम खिलाफ वर्जी देख रहे हैं दोनों तरफ से हो रही है। कैदियों का तबादला था, वो मामला भी बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। तो सलीम साहब, ऐसे में जो इंट्रा अफगान डायलॉग होने हैं उसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए शहजाद, एक तो तालिबान ने इंट्रा अफगान डायलॉग को मशरूत किया था अपने कैदियों की रिहाई से, और कैदियों की रिहाई का मामला अफगान हुकूमत के हाथ में था। बदकिस्मती ये हुई कि उस दौरान अफगान हुकूमत के लिए जो इंतखाबात हुए थे वो तनाज़े के शिकार हो गए, और अब्दुल्ला अपने आप को सदर डिक्लेयर करने लगा और अशरफ गनी साहब अपने आप को सदर डिक्लेयर करने लगे। तो उसकी वजह से अफगान तालिबान के साथ जो मामला आगे बढ़ना था वो भी ताख़ीर का शिकार हो गया। दूसरा, उस दौरान पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के ताल्लुकात भी इसलिए ख़राब रहे कि उस तनाज़े की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत अफगान हुकूमत को न रिकगनाइज़ कर सकती थी और न उसके साथ मामले को आगे बढ़ा सकती थी। अब ये एक जो मौजज़ाना पेशरफ्त हुई और हामिद करज़ई साहब ने जरगा बना के जब अब्दुल्ला और अशरफ गनी की सुलह करा दी और उनके दरमियान तक़सीम कार कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान के हाथ भी खुल गए और पाकिस्तानी हुकूमत ने उसके बाद अफ़गान हुकूमत की तरफ ताउन का हाथ बढ़ा दिया। पहला मैसेज जो पाकिस्तान ने दिया वो सहूलतकारी के लिए मोहम्मद सादिक की सूरत में स्पेशल एनवॉय का तकर्रुर था, क्योंकि शायद वो वाहिद पाकिस्तान के साबिक सफारतकार हैं जिनको अशरफ गनी भी पसंद करते हैं, जिनको अब्दुल्ला भी करते हैं, जिनके तालिबान के यहाँ भी गुडविल है, जिनके शमाल के यहाँ भी गुडविल है। और दूसरा, फिर इस दौरान आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और DGI फैज़ हमीद साहब और ख़ुद सादिक साहब, उन्होंने जब काबुल का दौरा किया तो उसमें अफ़गान हुकूमत को न सिर्फ ये कि अपने पीस प्रोसेस के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, बल्कि जिस तरीके से अफ़गान हुकूमत चाहती थी तो पाकिस्तान की क़यादत ने उनको बावर करा दिया है कि अफ़गान आपस में करें और जितनी फैसिलिटेशन पाकिस्तान की तरफ से चाहिए उनको, तो पाकिस्तान वो फैसिलिटेट करेगा। और उसके बाद अफ़गान हुकूमत भी न सिर्फ ये कि मुतमईन नज़र आ रही है, बल्कि सादिक साहब ने फिर अगले दिन जब कतर में जाके दोहा का दौरा किया और मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने तालिबान को वही कुछ कन्वे करने की कोशिश की है जो अफ़गान हुकूमत का मुतालबा है। तो सलीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान हो या अफ़गान हुकूमत, दोनों अब पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले पाकिस्तान के अंदर एक ये ख्वाहिश थी कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग पाकिस्तान में हो। अफ़गान हुकूमत और तालिबान दोनों फरीक उसके लिए ज़्यादा आमादा नहीं थे। तो अब मिलिट्री लीडरशिप ने और सादिक साहब ने अफ़गान हुकूमत को ये कन्वे कर दिया है कि हमारा इस तरह का कोई मुतालबा नहीं है, और जिधर अफ़गान चाहें तो अफ़गान हुकूमत और तालिबान कतर को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी कतर के हक़ में अपना वोट इसलिए दे दिया है कि अगर आप दोनों फरीक वहाँ पे चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा, उससे पैरेलल अफ़गान हुकूमत ये भी शायद चाहती थी कि इवन अब तो यहाँ तक वो गुडविल हो गया है कि अफ़गान हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान वो उनको ये बता चुका है कि नहीं, ये अफ़गानों का आपस का मामला है और पाकिस्तान जिधर फैसिलिटेशन कर सकता है तो वो पाकिस्तान उस फैसिलिटेशन के लिए तैयार है। तो मेरे ख़्याल में जब अभी पाकिस्तान का डिमांड दोनों से यही है, अफ़गान हुकूमत से भी यही है और तालिबान से भी यही है कि वो आपस में बैठ के मुज़ाकरात करें। सलीम साहब, इस जो मुआहिदा था अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उसमें जो अमरीकी अफवाज का इनखला था वो भी आप कह रहे हैं कि रुकावट नहीं बन सकता, कैदियों का तबादला भी हो रहा है, जंग बंदी के भी कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, तो रुकावट वहां से तो नहीं आएगी। लेकिन जो डिफरेंसेस, सियासी डिफरेंसेस थे अब्दुल्ला या अशरफ गनी के दरमियान, वो भी इस हद तक अब खत्म हो गए हैं
कि वहां से कोई रुकावट नहीं आएगी, वो तमाम जो धड़े थे वो तैयार हैं इंटर अफगान डायलॉग के लिए? मेरे ख्याल में अब के बार हामिद करज़ई और उनके जरगे के जरिए जो सेटअप बना है जी, ये पिछली बार के अरेंजमेंट से ज़्यादा मौसर है। पिछली मरतबा अमरीकियों ने डंडे के ज़ोर पे अब्दुल्ला को चीफ एग्जीक्यूटिव तो बना दिया, लेकिन आईन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। अब के बार अब्दुल्ला हुकूमत का हिस्सा नहीं बने हैं, बल्कि पीस प्रोसेस का जो सारा मामला है उसको अब्दुल्ला को हेड बना दिया गया है। और जो मुआहदा करज़ई अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान हुआ है, तो उनके साथ जो कौंसिल है उसमें तकरीबन तमाम अफ़गान अहम रहनुमा जो है, मसलन उस्ताद सयाब, गीलानी साहब, उस्ताद मुहक्किक, ये सारे लोग उसके मेंबर हो जाएंगे। तो एक तो इस सेटअप में सब स्टेक होल्डर बन गए, और दूसरा उस मुआहदे की रूह से ये पाबंद किया गया है कि अगर ये पीस कौंसिल चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली भी कर सकती है, और फिर अगर तालिबान के साथ बात मैच्योर होती है तो वो अशरफ गनी को स्टेप डाउन करने का भी कह सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ अफगान हुकूमत मुज़ाकरात करती तो अशरफ गनी साहब तो फिर कभी ये ना मानते कि वो स्टेप डाउन कर जाए। तो एक पीस प्रोसेस के लिए एक अलग ऐसे लोग बन गए कि जिनका तालिबान के साथ पैचअप निस्बतन आसान है, क्योंकि हामिद करज़ई का भी अब अहम रोल होगा और तालिबान निस्बतन उनके बारे में नरम रवैया रखते हैं। अब्दुल्ला वैसे तो ज़्यादा तालिबान मुखालिफ समझे जाते हैं, लेकिन जो शमाल की ताकतें हैं उनकी डील इसलिए आसान है तालिबान के साथ कि उनकी हैसियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौजूदा सेटअप में भी उनको हिस्सा बक़द्र जुस्सा मिला हुआ है, और अगर तालिबान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसमें भी उनको हिस्सा बक़द्र जुस्सा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि अफगान पीस प्रोसेस इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस पाकिस्तान में अब तेज़ी से फैल रहा है। टोटल जो केसेस की तादाद है, पॉजिटिव केसेस की तादाद, वो 1,71,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमवात की तादाद जो है 3,382 हो चुकी है, और पिछले 24 घंटों में 153 अमवात हुई हैं, और टोटल जो केसेस सामने आए हैं पॉजिटिव वो 6,604 हैं, यानी कि 20% केसेस अभी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई मौसर इलाज हो वो तलाश करें। डॉक्टर्स भी यकीनन इस पर काम कर रहे हैं, और जो प्लाज्मा थेरेपी का इलाज है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, उस पर हुकूमत अपनी राय मुख्तलिफ टाइम पे बदलती रही है। पहले डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था कि ये जो साइंस है इसकी वो इतनी सहल नहीं है, और बड़े स्केल पर जो पेंडेमिक है उसको काबू करने में जो प्लाज्मा थेरेपी है वो काम नहीं आ सकती। बाद में 9 जून को उन्होंने खुद ट्वीट किया और ये कहा कि हमने जो क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था प्लाज्मा थेरेपी का, उससे बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हम उसका जो साइज़ है उसको बड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा लिखा था कि कहाँ जाकर आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा नेशनल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से ये कहा गया कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कोरोना वायरस का इलाज में मौसर उसकी कामयाबी नहीं सामने आ रही है, बल्कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोबारा पोजीशन चेंज की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब से। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी का इलाज कितना मौसर साबित हो रहा है। और एक इशू ये भी सामने आ रहा है कि जो डोनर्स हैं वो प्लाज्मा बेच रहे हैं। लेबॉर्ट्रीज भी इस हवाले से इलीगल काम कर रही हैं, और ये बड़ी तादाद में पाकिस्तान में बताया जा रहा है हो रहा है, और लाखों रुपए का प्लाज्मा जो है बेचा जा रहा है। इस हवाले से कल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक ट्वीट भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लाज्मा इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है जिसे बेचना सख्त गुनाह है, बिला मुआवजा अतिया किया जा सकता है, लेकिन इसके जरिए पैसे की कमाई करना ये गुनाह है, उससे बचा जाए। ये कल उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा था। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साकिब अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए कितनी मौसर साबित हो रही है, और हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस पर अपनी पोजीशन मुसलसल बदलती रही है, हालात क्या है, कितनी मौसर साबित हो रही है ये? देखिए, बिकॉज ज्यादातर सूबों में और ज्यादातर जगहों पे अभी तक किसी ने अपनी स्टडी को डिस्क्लोज नहीं किया, अपने रिजल्ट्स को ओपन नहीं किया, और जाती मुशाहिदात तो मौजूद हैं कि कहीं फायदा हो रहा है, कहीं नहीं फायदा हो रहा है, और कहीं किसी डॉक्टर से जाती मुलाकात में और जाती मरीजों के मुशाहिदात भी मौजूद हैं। मगर जिस तरह से सिंध ने एक कमेटी बनाई और उसमें कराची के तमाम बड़े अस्पतालों को आगा खान बशमूल आगा खान को डाला गया और साइंटिफिकली एक रिसर्च की गई, और उसकी जो भी तादाद थी मरीजों की 350, 370,
वो पूरे कर दिए गए, तो अब उस रिजल्ट को सामने आना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि कितने लोगों में फायदा हुआ है और कितनों को नहीं फायदा हुआ, ताकि उसकी रोशनी में हम आगे बढ़ सकें। यही केस पंजाब के बारे में, जितने मरीजों को दिया गया है उनके रिजल्ट्स जमा किए जाएं। ये वो पहला मौका है मेरी जिंदगी में, 25 साल से मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि जब मेडिकल प्रैक्टिस में और रिसर्च में और किसी नई दवा के इस्तेमाल में ड्रैप बहुत स्मार्टली आगे आई थी और ड्रैप ने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया था और ड्रैप ने फिर कुछ लिमिटेड लोगों को इसकी परमिशन दी थी कि आप ये प्लाज्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ड्रैप का फर्ज बनता है, जैसे अमेरिका को हम फॉलो करते हैं और एफडीए को फॉलो किया जाता है। डॉक्टर साकिब, आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास कोई मुस्तनद डेटा है नहीं कि कितने मरीजों को ये प्लाज्मा दिया गया, उसमें से कितने रिकवर हो गए, कितने फिर भी रिकवर नहीं हो पाए। ये कोई डेटा नहीं है इस वक्त किसी सूबाई सतह पर या वफाकी सतह पर। जी, सामने नहीं लाया गया अभी तक। मेरे हिसाब से डाटा तो बनता है, क्योंकि मेरे अपने जाती मुशाहिदे में 300-350 मरीजों को सिंध में दिया जा चुका है, पंजाब में दिया जा चुका है। उस डाटा को जो गवर्नमेंट लीड कर रही है, ड्रैप लीड कर रही है, उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। सिंध की हद तक आप बता सकते हैं कि जो 300-350 मरीजों को दिया गया है उनमें से कितने रिकवर हो गए, कितने नहीं हो पाए, ये आपके पास है इतलात? नहीं, ये पूरा का पूरा ये स्टडी है और ये कॉन्फिडेंशियल स्टडी होती है, इसको कहीं से किसी तरह से भी ना हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अभी तक अगर इसके नताइज हमें पता नहीं है तो फिर भी हम ये मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से तो ये कहा गया था कि इसके तो बड़े मनफी असरात हो सकते हैं, इसके तो जो है उसमें कहा था कि साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारे। मैं शदीद इख्तलाफ रखता हूँ दोनों आरा से। अगर कोई कहता है कि ये बेहतरीन दवा है और इससे 100% लोग ठीक हो जाएंगे तो ये बहुत नाजायज होगा, और अगर कोई कहता है कि जिसके तो बहुत ही खतरनाक असरात हैं, और तो हर स्टडी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और उसका फायदा भी हो सकता है, जब तक कि हमारे पास एक एविडेंस मौजूद है। एविडेंस नहीं हो जाएगा। इस हवाले से भी बता दीजिएगा कि लोग भी बेच रहे हैं प्लाज्मा, ये कितनी बड़ी तादाद में हो रहा है, लेबोरेटरीज भी इसका गैर कानूनी काम कर रही है कि डोनर्स आके बेच रहे हैं लाखों रुपए में अपना प्लाज्मा। आप जैसा चैनल और आप जैसे बेहतरीन मीडिया के लोग जो हैं, उनकी तवज्जो तो अब हुई है अपना कैरियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद मीडिया में। मैं जब आज से 10 साल पहले खुश होता था कि देखिए पेशेंट अपना डोनर लेके आ रहा है, तो मेरे लेबोरेटरी के इंचार्ज कहते थे कि आप किस दुनिया में रहते हैं, ये मजदूरों को 1000-1000 रुपए दे के लेके आते हैं ब्लड देने के लिए। आप समझते हैं इनका मामू चचा है, कोई मामू चचा नहीं है। हम तो कहते हैं कि जी देखिए, ब्लड बेचना ये मसाइल इस मुल्क के इसमें पेवस्ता है, इसमें मौजूद हैं। ये एक सच है जो अब आपके पास सामने इस तरह से आ रहा है कि आपके घर में बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं पहले से होता था, अब लोग लाखों रुपए इसके लिए मांग रहे हैं जो डोनर्स आते हैं अपना प्लाज्मा देने के लिए। हुकूमत की नज़र इस बात पर भी होनी चाहिए और इसका एविडेंस आना चाहिए कि ये कितना मौसर साबित हो रही है प्लाज्मा थेरेपी इस कोविड-19 में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।